माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मिडल वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बेटा, माइक्रो मीन स्मॉल, दैट इज वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल को अगर हम देखें तो ये सारी दुनिया हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, अनएडेड आई से नहीं देख सकते, विदाउट हेल्प हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम से नीचे जाएं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से नीचे जाएं तो हमारे पास, यानी हम छोटी दुनिया में जाते गए। हमने पहले एटम पे अपनी बात खत्म की, एटम से फिर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, फिर हमने कहा ये भी फर्दर हम तकसीम कर सकते हैं, और ये तकसीम करके हम लेके आए क्वार्क्स तक। बेटा क्वार्क्स का नाम शायद पहली दफा सुना हो आपने। क्वार्क्स वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स को आप क्या करते हैं, जिन पार्टिकल से मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। क्वार्क्स थ्योरी इंशाल्लाह सेकंड ईयर के एंड पे आपको पढ़ाई जाएगी। फिल वक्त ये समझ लें आप कि प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है पूरे का पूरा, अगर प्रोटॉन जिन पार्टिकल से मिलके बनता है उन पार्टिकल को, या न्यूट्रॉन जिन पार्टिकल से मिलके बनता है उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं उनको आप क्वार्क्स कहते हैं। अब एक तरफ आप छोटी दुनिया की तरफ देखते गए और ये एक्सट्रीमली स्मॉल तक, क्वार्क्स तक के आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी नीचे गए, तो बेटा यहां से नीचे क्या होगा, तो यहां से नीचे अभी हम इससे छोटे पार्टिकल भी होंगे, लेकिन हमारी साइंस की अप्रोच इसमें नहीं है। अब बेटा ये वर्ल्ड अगर देखना चाहें तो पहले तुम्हारे पास आई माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक जो डिवाइसेस बने, उनके जरिए आप इस वर्ल्ड को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी तरह बेटा मिडिल वर्ल्ड कौन सी आ जाती है, मिडिल वर्ल्ड आ जाती है बेटा वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज पार्टिकल, यानी मिडिल साइज पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, और मिडिल साइज कौन से हैं, जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, अपनी आंख से जिन पार्टिकल को देख सकते हैं, और उसमें हमारे बेटा मॉलिक्यूलर लेवल से लेके ह्यूमन बीइंग्स, हमारी कार्स, हमारी बसेस, ये सारी चीजें, हमारे व्हीकल्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, मिडिल वर्ल्ड में आ जाती है। हर वो चीज जिसको हम अपनी विदाउट एनी हेल्प अपनी आंख से देख सकें, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, मिडिल वर्ल्ड में आ जाती हैं। तो बेटा इसी तरह मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कौन सी है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल। एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल से क्या मुराद, हमारे पास वो पार्टिकल जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। क्या आप अपनी अर्थ सारी को अपनी आंख से देख सकते हैं या सन को, तो सन को देख सकते हैं या नहीं, इसी पे हम बात कर लेते। तो आप तो कहते होंगे हमें सन नजर आता है, हमें सन नजर आता है, जबकि हकीकत में बहुत बड़ा पार्टिकल इतना छोटा जब नजर आता है हमें, तो उस पार्टिकल का इतना छोटा नजर आना, जो सन हमारी अर्थ से कई गुना बड़ा है, तो इसका मतलब है वो दिखता हमें नहीं, हम उसको स्टडी नहीं कर पाते इतना छोटा दिखने। तो लिहाजा
हमारा ये प्लैनेट्स आ गए, स्टार्स आ गए, मून आ गया, अर्थ आ गई, ये सारी चीजें वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल का हिस्सा है। और ये भी हमारी आंख से नहीं देखी जाती, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं। यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप, और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप, और मिडिल वर्ल्ड के लिए हम अपनी नॉर्मल आंख से इसको विदाउट एनी हेल्प हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। तो लिहाजा ये तीन पार्ट्स यूनिवर्स के। अब साइंस की स्टडी की भी नेचर तीन तरह से अलग अलग आ जाती है बेटा। साइंस एक तरफ तो माइक्रो पार्टिकल, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात करती है, दूसरी तरफ मेरी और आपकी पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करती है, और तीसरी तरफ प्लैनेट्स और स्टार्स और बड़ी ह्यूज पार्टिकल्स की बॉडीज की बात करती है। क्या इश्वारा जी? अच्छा वो खैर अभी इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, ह्यूज पार्टिकल की बात करते हैं, तो लिहाजा बेटा साइंस की अलग। अब देखें ये जो मिडिल वर्ल्ड है, जिसको किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत नहीं होती देखने के लिए, हमारी आंख से देखी जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। मिडिल वर्ल्ड हमारे पास ये वो वर्ल्ड है जिसकी स्टडी हम क्लासिकल पीरियड में, यानी बिफोर 19th सेंचुरी हम करते रहे हैं बेटा। ये पुरानी फिजिक्स है, वो सारी साइंस है जिसमें आप चूंकि अब आपकी इजी अप्रोच थी इसको स्टडी करने के लिए, लिहाजा ओल्ड साइंस जो है वो मिडिल वर्ल्ड। सो मॉडर्न साइंसेस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। अच्छा बेटा दूसरी बात ये है कि जो मिडिल वर्ल्ड के बहुत सारे लॉज जब हमें अप्लाई करने पड़ते हैं माइक्रो में और मैक्रो में, तो वो लॉज हम उस तरह से अप्लाई, मतलब थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ती है। लिहाजा साइंस की कहा जाता है कि तीन अलग अलग फ्रंटियर्स हैं। वो चीजें जो मैक्रोस्कोपिक में उनको डील करने के लिए साइंस के लॉज जो मिडिल के लिए हैं, थोड़ी सी उनमें क्या करनी पड़ती है, अमेंडमेंट करके देखना पड़ता है। या जो मिडिल माइक्रो के लिए हैं वो उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके देखनी पड़ती है। मसलन बेटा आप यहाँ पे मोशन की बात करते हैं मिडिल वर्ल्ड में, तो मोशन में आपके पास लेट से मेरी और आपकी मोशन, और इधर इलेक्ट्रॉन की जब मोशन की बात करते हैं या स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो उस मोशन में और मेरी और आपकी मोशन में काफी डिफरेंसेस सेंस में आ जाता है। ये जुमला शायद समझ ना आए, सुन लें फिलहाल, कि जब भी कोई पार्टिकल अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट या बहुत स्मॉल पार्टिकल जो बहुत तेज मूव करता है, उसके लिए हम कहते हैं कि उसका मैस बढ़ जाता है मूव करने, जबकि मेरे और आपके लिए मैस बढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए कहते हैं हम टाइम बढ़ जाता है, जबकि मेरे और आपके लिए टाइम बढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कहना ये नहीं चाह रहा ये टाइम कैसे बढ़ता है, मैथ्स ये नहीं समझाना चाह रहा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कैसे मिडिल वर्ल्ड के लॉज को हम माइक्रो और मैक्रो में जाके क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, डिफरेंस देखते हैं सारे सिनेरियो में। तो ये था हमारे पास मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। तो बेटा फिजिक्स के भी तीन फ्रंटियर्स हुए, बायोलॉजी के भी तीन फ्रंटियर्स हुए, केमिस्ट्री के भी तीन फ्रंटियर्स हुए, यानी कोई भी साइंसेस है उसको उसमें स्टडी तीन तरह से अलग अलग से बनती है। अच्छा बच्चों, अब ये जो बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट, ये इस तरह की जो चीजें आ रही हैं साइंसेस में, वो किस में आएंगी, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की स्टडी में आएंगी। ठीक है, तो जो न्यूटनियन फिजिक्स है सारी, ये इस तरह की जो बातें हैं ये किस में आएंगी, मिडिल वर्ल्ड में आएंगी। जो एटॉमिक साइज चीजों की डिस्कशन है किस में आएगी, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। क्या क्वेश्चन है जी? है आप इधर आवाज ऊंची करके सुन लेना है। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज है आईडी रुक गई है, तो वो उसका टेक्निकल इश्यू उसका जाती है, क्योंकि इधर ठीक है, जब तो इधर जब सप्लाई ठीक हो रही हो तो फिर आपको अपने नेट को या अपने डिवाइस को भी फ्रेश रखना पड़ता है सुनने के लिए। मसलन एक शायद वो का जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो कॉल थ्रू ऑडियो से आपको कनेक्ट करना होता है। ये चीजें देख लें, उनको मैसेज कर दिया करें इस तरह की। अच्छा इधर चेक कर लें। तो ये था हमारे पास मेन फ्रंटियर ऑफ साइंसेस में जो तीन मेन फ्रंटियर हमने देखे।
कोई क्वेश्चन बचा यहां तक फ्रंटियर्स ऑफ साइंसेस के हवाले से? पार्टिसिपेंट कितने लिंक भेजा मेरे साथ। क्वेश्चन अच्छा, इट्स ओके बेटा, क्वेश्चन आपका नहीं है कोई। मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस में हमने माइक्रोस्कोपिक, मिडल और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखा। तो अब हम जाएंगे फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की तरफ। बेटा पेज नंबर 2 का व्हाट इज फिजिक्स का सेकंड पैराग्राफ की तरफ जा रहा हूं मैं, तो इसको देखिएगा, व्हाट इज फिजिक्स। और एक और चीज याद रखिएगा, पेज नंबर 3 पे टॉपिक लिखा फिजिकल क्वांटिटीज, उससे पहले थोड़ी सी गपशप टाइप की फिजिक्स है, उस पे जाके हमारा बाकायदा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो बेटा फिजिक्स क्या है जरा देखते हैं इसको। जी बेटा, जरा फिजिक्स को आप क्या समझते हैं, किस चीज की स्टडी है, जरा मैसेज कीजिएगा चैट में जाके। किस जुबान का लफ्ज है फिजिक्स, जरा बताइएगा। तो बेटा दो डेफिनेशंस आपके सामने रखूंगा मैं। पहली डेफिनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, दूसरी वही है जो आपने मैट्रिक में जिसको रट्टा लगाया था। तो बेटा फिजिक्स वर्ड है ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड से पता ये चलता है कि फिजिक्स को भी। अच्छा बच्चे, ये जो सेकंड डेफिनेशन आपने मेटलर्जी वाली बताई, इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ये देख लें जरा गौर से वजह से। फिजिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है। अब बेटा इसका मतलब यहां से क्या पता चलता है? फिजिक्स एक ब्रांच के तौर पे, फिजिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे कब से पहचाने जाने लगा? ग्रीक पीरियड से पहचाना जाने लगा। फिजिक्स एक ब्रांच या एक सब्जेक्ट के तौर पे ग्रीक पीरियड से पहचाना जाने लगा। फिजिक्स को एक ब्रांच के तौर पे ग्रीक पीरियड से आप देखने लगे। अच्छा बच्चों, फिजिक्स ग्रीक वर्ड है, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बेटा नेचुरल फिलॉसफी या नेचुरल फिनोमेना, यानी फिजिक्स का मतलब नेचुरल फिनोमेना है। ग्रीक वर्ड है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नेचुरल फिनोमेना बनता है। तो फिजिक्स नेचुरल फिनोमेनास को डील करती है। तो बेटा क्या डेफिनेशन बनी फिर फिजिक्स की? द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of natural phenomena is known as physics. The branch of science which deal with the study of natural phenomena is known as physics. अब सवाल ये है कि नेचुरल फिनोमेना से स्टडी करने का क्या मतलब है? बेटा नेचुरल फिनोमेना जो कुदरती तौर पर, जो फितरत में, जो कुदरती तौर पर जो रुनुमा हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सनलाइट प्रोड्यूस हुई सन से और हम तक प्रोपोगेट करती हुई पहुंच आई, ये नेचुरल फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल हमारी साउंड एक शख्स बोला और एक खास डिस्टेंस तक पहुंच गई, नेचुरल फिनोमेना है। फॉर एग्जांपल बॉल को दीवार पर फेंका, बाउंस बैक हुआ, ये नेचुरल फिनोमेना है। अब सवाल ये है जो चीजें कुदरती तौर पर खुद हो रही हैं उनको स्टडी किस लिए करते हो? तो बेटा याद रखें, पहली बात, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करने के लिए हम सर्टन लॉज बनाते हैं।
अब लॉज बना के हम स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना को। मसलन आपके पास ये क्या नाम है कि बॉल फेंकी और वापस आ गई, ये नेचुरल फिनोमेना था। हमने इसको स्टडी करने के लिए क्या किया, इसके बारे में एक लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब सवाल ये बनता है मिला क्या इससे? एक तो हमें ये मिला कि एक अवेयरनेस मिली इसके हवाले से, एक शऊर मिला कि कैसे हो रही है ये चीज। और दूसरी चीज क्या मिली हमें? दूसरी चीज हमें मिली बेटा अवेयरनेस के बाद, दूसरी चीज जो हमें मिली, इन लॉज को अप्लाई करके हम न्यू इन्वेंशन करते हैं। हम न्यू इन्वेंशन करते हैं जिनको बेटा हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हम इन लॉज को अप्लाई करके हम एक तो लॉज के जरिए हम नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, एक तो इनके बारे में हमें शऊर मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे हो रहे हैं। दूसरा, इनको हम न्यू इन्वेंशन करते हैं इनकी बेस में। बस न्यूटन थर्ड लॉ के जरिए अप्लाई करके हमने रॉकेट बनाया, और जो रॉकेट हमारा किस में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है। तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन फर्स्ट डेफिनेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने कहा फिजिक्स डील्स विद द नेचुरल फिलॉसफी और नेचुरल फिनोमेना। हमने कहा द ब्रांच ऑफ साइंस वे डील विद द स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेनास। तो ये था हमारे पास, और इन नेचुरल फिनोमेनास को पढ़ने के लिए हम लॉज पे बेस करते हैं, यानी इसका मतलब है फिजिक्स बेस्ड अपॉन सम सर्टेन लॉज। अब बेटा दूसरी डेफिनेशन, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते, बल्कि एक जुमला सुन लें, फिजिक्स में हम नेचर को पढ़ते, और नेचर को पढ़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं। नेचर की महसूसात को पढ़ें अगर आप तो लिटरेरी हो जाते हैं, शायर बन जाते हैं आप। और नेचर में जो अकरंस है चीजों की, उनका अपीयरेंस पढ़ें अगर आप तो आप फिजिक्स बन जाते हैं। तो फिजिक्स का काम है नेचर की स्टडी करना। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फिजिक्स की जो डेफिनेशन आपने रट्टा लगाई थी 9th क्लास में, दैट इज मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इन द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, energy and their mutual relationship. The branch of science we deal with the study of matter, energy and their mutual relationship. तो बेटा इसका मतलब है फिजिक्स तीन लफ्जों की कहानी है, एक मैटर, दूसरा एनर्जी और तीसरा इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स में हम तीन लफ्ज पढ़ते हैं टोटल, और वो तीन लफ्जों की कहानी अगर हम आज ही पढ़ लें तो हमारी 2 साल की फिजिक्स की क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं, छुट्टी हो जाएगी। तीन ही तो लफ्ज में क्या मुश्किल है इसमें, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। पार्टिसिपेंट कितने हैं? अच्छा बेटा, डेफिनेशन तो खैर आपने रट्टा लगाई हुई है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं। बेटा मैटर पे जब हम नजर दौड़ाते हैं तो बेटा मैटर हर वो चीज जिसके पास दो बातें हों, कैरियिंग मैस एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस, जिसकी जगह घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाती है। जब हम इस डेफिनेशन पे नजर दौड़ाते हैं, इसको गौर से देखते हैं, तो हमारे पास मैटर की डिफरेंट फॉर्म नजर आती हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी ये चीजें हैं सॉलिड फॉर्म में, ये मैस भी रखती हैं, जगह भी घेरती हैं। सो मैटर में सॉलिड आ गया, और सॉलिड की एग्जांपल आपके इर्द गिर्द आपकी डेली लाइफ में आप देख लें कहाँ कहाँ तक है। आपकी बसेस, कार्स, रोड, अर्थ, ये सारा कुछ क्या है, आपके प्लांट्स वगैरह, ये सब कुछ क्या है, सॉलिड है। उसके बाद बेटा लिक्विड या पानी शानी को, शहद वगैरह को देखते हैं तो हमारे सामने ये भी जगह घेरते हैं और मैस रखते हैं, ये भी क्या है, मैटर है। उसके बाद बेटा गैसेस को देखा जाए
तो गैसेस भी जगह घेरती हैं और मैस रखती हैं। कैसे बेटा? गैसेस को, एयर को आप क्या कर लें, बैलून में भर लें और उसके बाद देख लें उसका जो जगह घेरी तो किसकी वजह से हुई, एयर की वजह से हुई, और उसका मैस भी किसी हद तक बदल जाता है, बढ़ जाता है बैलून में भरने से एयर को। पता चला कि गैसेस भी क्या है, मैटर है। और उसके बाद प्लाज्मा। अब बेटा गौर से देखें, या तो इर्द गिर्द हमारे, या हम खुद सॉलिड फॉर्म में हमारी हड्डियां शड्डियां सब कुछ, या हमारे अंदर ब्लड, या हमारे अंदर पानी शानी, दूध शूध पेट्रोल वगैरह लिक्विड फॉर्म में हमारे ओशियंस वगैरह, या हमारी एयर में, हमारी स्पेस में एयर मौजूद है। और फिर प्लाज्मा क्या है, हमारा सनशन, ये सारा कुछ कहा ही जाता है 99% ऑफ यूनिवर्स मेड अप फ्रॉम प्लाज्मा। क्योंकि हम तो सिर्फ अर्थ के बेस पे बात करते हैं, अर्थ किधर अर्थ और किधर सन, बहुत बड़ी शय सन, तो वो प्लाज्मा है सारा। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ इधर इर्द गिर्द हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें हर चीज ऑलमोस्ट क्या नजर आती है, मैटर नजर आती। अब जरा असाइनमेंट आपको ये है कि अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के, जरा सवाल गौर से सुनिएगा, नजर दौड़ा के कोई ऐसी चीज ढूंढ के दे मुझे जो मैटर ना हो और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती, जो मैटर ना हो और यूनिवर्स में। हाँ, एक चीज को मैं पहले कह देता हूं, जो रूह है आपकी, रूह जो है ये साइंस की अप्रोच से बाहर है, साइंस इस चीज को डिस्कस नहीं करती। अब रूह को छोड़ के बाकी कोई चीज आप बता दें मुझे जो मैटर नहीं है और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रूह को साइंस डील नहीं करती। ये साइंस 5 सेंसेस के अंदर की बातें, 5 सेंसेस के कंट्रोल में आने वाली चीजों की बात। तो जी बेटा, आपको असाइनमेंट ये दे रहा हूं, जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे कि जो यूनिवर्स में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो जो मैटर ना हो, उसके एग्जांपल दें। आप क्वेश्चन का जवाब कम दे रहे हो बच्चों, क्या मसला है? फीलिंग और इमोशंस वो कोई चीज नहीं है बच्चा, वो महसूस होने वाली चीज है, मेजरेबल चीज नहीं है, फिजिक्स में नहीं पढ़ते हम। फीलिंग का ताल्लुक भी बताऊंगा मेटाफिजिक्स में जाके, ये रूह के साथ लिंक करती चीजें। और कोई चीज किसने जवाब दिया ये है? अच्छा, ये बहुत रेलिवेंट जवाब लाइबा बाजिद की तरफ से आया, एंड दैट इज एनर्जी। बेटा इस यूनिवर्स में जो दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है एक्सक्लूडिंग मैटर, वो है एनर्जी। वैक्यूम फिर कोई चीज तो ना हुई ना बच्चा, ना वहां मैटर है, ना वो मतलब एक स्पेस कह ले उस तरह की वो एग्जिस्टेंस तो ना हुई। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एबिलिटी का नाम है। और एनर्जी की डिफरेंट शक्लें हमारे पास, किस चीज की एबिलिटी? टू डू वर्क। तो एनर्जी की डिफरेंट शक्लें हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप देख लें एनर्जी में क्या, कितना टाइम हुआ, कितना नहीं? अभी 40 मिनट, कितने 30 मिनट तक क्लास चलेगी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी का नाम है। और एबिलिटी डिफरेंट शक्लों से वर्क करने की डेवलप होती है, इस वजह से एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। मसलन सनलाइट की बात है, कोई भी लाइट क्या है? एनर्जी है। साउंड क्या है? एनर्जी है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। अच्छा, नाम जुबानी भी बता देता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, यानी मैटर से निकलती हुई चीज। तो ये सारी क्या है? एनर्जी। इसका मतलब है यूनिवर्स में जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली। अच्छा, इमोशन का एक जो बच्चे ने कहा, इमोशन का ताल्लुक भी एनर्जी के साथ है। विदाउट एनर्जी इमोशन एग्जिस्ट
नहीं करती। और दूसरी बात, एनर्जी तो कंज्यूम करती है इमोशंस, लेकिन इमोशन का दूसरा तल्लक जिंदगी के साथ भी है, और जिंदगी का तल्लक रूह के साथ है, और रूह का जो तल्लक है उसको साइंस रूह को डिस्कस नहीं करती। आफ्टर डेथ लाइफ को साइंस डिस्कस नहीं करती, क्योंकि साइंस 5 सेंसेस के अंदर की, तो 5 सेंसेस से हम अंदर की बात करते हैं। यानी साइंस का इल्म यानी कुरान के उसके अंदर आ रही है सारी चीजें साइंस की, कोई ऐसी चीज नहीं जो उससे टकरा रही हो, लेकिन वो यूनिवर्सल चीजें हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, सारी चीजों का अहाता साइंस नहीं कर पा रही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो एनर्जी। अब तीसरी बात है इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप मैटर और एनर्जी का। बेटा म्यूचुअल रिलेशनशिप पर थोड़ी सी बात डिटेल में करूं अगर, तो कल करूंगा इस पे मैं बात, आज इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपने कहा कि पूरे आपने फिजिक्स में मैटर और एनर्जी को पढ़ना है, और मैटर और एनर्जी को पढ़ने का मतलब है आपने पूरी यूनिवर्स को पढ़ना है, आपने यूनिवर्स पूरी को साथ लेके चलना है। इसका मतलब ये होगा कि पूरी यूनिवर्स को अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो फिजिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, पूरी यूनिवर्स में जिस चीज की स्टडी करनी है वो क्या है, एक एंगल से स्टडी करनी है। यानी फिजिक्स का अलग एस्पेक्ट है, केमिस्ट्री की स्टडी भी मैटर एनर्जी की स्टडी है, वो कंपोजिट के लिहाज से है। बायो भी मैटर एनर्जी की स्टडी कर रही है, लेकिन बायो लाइफ के एंगल से स्टडी कर रही है। फिजिक्स स्टडी कर रही है फिजिकल एस्पेक्ट से, पूरी यूनिवर्स की स्टडी कर रही है। तो बेटा अब म्यूचुअल रिलेशनशिप रह गया है, इसको मैं कल आपके सामने रखूंगा। तो यहां तक आपने मेन फ्रंटियर्स पढ़े, और 3 मेन फ्रंटियर, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोप, मिडल वर्ल्ड, और फिर आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी, नेचुरल फिनोमेना और मैटर एनर्जी की शक्ल में। बेटा स्टार्ट में थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हुई, सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह हम इसको सीक्वेंस में ले आएंगे, इकट्ठी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी सुबह इस टाइम, उधर सेकंड ईयर वाले उधर 9th वालों की भी, उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। परेशान नहीं होना, हम इस चीज को इम्प्रूव करेंगे आगे चल के। अल्लाह।